बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और जैसा कि आजकल हम लोग वेरिग्नन थ्योरम को डिस्कस कर रहे हैं, वेरिग्नन प्रमेय को डिस्कस कर रहे हैं, उसी सीरीज को हम आज आगे बढ़ाएंगे। अभी पिछले वीडियो में हमने आपने डिस्कस किया वेरिग्नन थ्योरम को टू कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस के लिए समवर्ती समतलीय बलों को हमने लिया था वेरिग्नन थ्योरम को डिस्कस करने के लिए। इसी सीरीज में आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि आज हम डिस्कस करेंगे टू लाइक पैरेलल फोर्सेस यानी समदिश समांतर बलों के लिए वेरिग्नन थ्योरम को हम प्रूव करने वाले हैं। और जैसा कि टू कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए जब हमने वेरिग्नन थ्योरम को प्रूव किया तो उसमें टू डिफरेंट कंडीशंस की हमने बात की थी। यहाँ लाइक पैरेलल फोर्सेस को हम लेंगे, ये भी कोप्लेनर फोर्सेस ही होंगे। और यहाँ भी वेरिग्नन प्रमेय प्रूव करने के लिए, वेरिग्नन थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम टू डिफरेंट कंडीशंस में उसे प्रूव करेंगे। क्या है टू डिफरेंट कंडीशंस? तो जैसा पिछले वीडियो में जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं उस पॉइंट के बेस पर ही टू डिफरेंट कंडीशंस थी, आज भी उसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में टू डिफरेंट कंडीशंस हम लेने वाले हैं। और अभी जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाने ही वाला है, और वो भी यहाँ हम सबसे आसान तरीके से, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से सीखते हैं। तो आइए बिना डिले किए हम आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टू लाइक पैरेलल यानी दो समदिश समांतर बलों के लिए वेरिग्नन प्रमेय को, वेरिग्नन थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। तो फ्रेंड्स बिना डिले किए हम आज के इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए हम बिना डिले किए डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। और आप अपने स्क्रीन पर एक डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम को देखते ही और जितना भी हम लोगों ने बात की है उस बात से आपने ये तो समझ लिया कि हमें वेरिग्नन थ्योरम को प्रूव करना है और किस कंडीशन में प्रूव करना है, टू लाइक एंड पैरेलल फोर्सेस। तो फ्रेंड्स जिन लाइक एंड पैरेलल फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं उनमें से एक तो ये है P1 फोर्स और दूसरा पहला है हमारा P फोर्स, P1 नहीं P फोर्स है, A पॉइंट पर लग रहा है। आप ये मान सकते हैं कि रॉड है, रॉड के A पॉइंट पर P फोर्स लग रहा है, उसी रॉड के B पॉइंट पर लग रहा है Q फोर्स। ठीक है, ये कंडीशन है आपके सामने जो आपको दी गई है। यानी एक आपको रॉड दिख रही है, रॉड के A पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है वो है P फोर्स, और दूसरा पॉइंट है आपका B पॉइंट जिस पर फोर्स लग रहा है Q। ठीक है, देखते ही आपको समझ में आ गया। और एक नॉर्मल कंडीशन भी आप समझ लीजिए, एक हॉरिजॉन्टल रॉड आप ले लें और हॉरिजॉन्टल रॉड पर वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस हम लगा रहे हैं। ठीक है, ये क्षैतिज रॉड है और इस पर वर्टिकली डाउनवर्ड यानी ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ बल लग रहे हैं। पहला बल है P और दूसरा बल है Q। दैट्स ऑल, यही दोनों। क्योंकि अभी तक जो हम स्टार्टिंग से स्टडी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो वो वेरिग्नन थ्योरम को जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो वेरिग्नन थ्योरम में हम टू फोर्सेस की बात कर रहे हैं। और मैंने ये भी आपको क्लियर कर दिया है पहले से ही कि वेरिग्नन थ्योरम सिर्फ दो फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है बल्कि n नंबर ऑफ फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल होगा, जिसे हम जनरलाइज्ड फॉर्म, सामान्यीकृत रूप कहते हैं वेरिग्नन थ्योरम का। और उसे भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरे सीरीज में हमारे साथ बने रहिए और सबसे आसान तरीके से सीखिए वेरिग्नन थ्योरम और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, प्रूफ एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स ये कंडीशन आप समझ गए। अभी यहाँ आपको ये C पॉइंट पर R फोर्स भी दिख रहा है, लेकिन मैंने इसकी चर्चा नहीं की। उसका रीजन क्या है फ्रेंड्स, कि हम एक हॉरिजॉन्टल रॉड लेते हैं, इसके A पॉइंट पर हमने P वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगाया, B पॉइंट पर Q हमने वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगा दिया। ठीक है, ये कंडीशन हमने लगा दी। अब ये R क्या है फ्रेंड्स, तो वेरिग्नन थ्योरम अगर आपको याद है वहां हम क्या बात करते हैं, वहां हम सीधी सी बात कहते हैं द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ
two coplanar forces about a point is equal to the moment of resultant force about that point. यानी अगर हमें वेरिग्नन थ्योरम प्रूव करना है, और फ्रेंड्स जो पिछला डिस्कशन है मैं उसका भी लिंक इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी, जिससे आप और डिटेल में वेरिग्नन थ्योरम को समझ सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो एक बार वीडियो को रिवाइज करिएगा। यहां देखिए कि अगर हमें वेरिग्नन थ्योरम को प्रूव करना है किसी भी केस में, है ना, जैसा कि यहां हम लोग किसके लिए प्रूव कर रहे हैं, टू लाइक पैरेलल फोर्सेस के लिए हम इस कंडीशन को प्रूव कर रहे हैं, यानी समदिश समांतर बलों के लिए हम प्रूव कर रहे हैं। तो हमें किसी गिवन पॉइंट के अबाउट सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी टॉर्क, यानी बल आघूर्ण किसका, जितने फोर्सेस लग रहे हैं इंडिविजुअली। तो यहाँ इंडिविजुअली तो हमने कहा दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, पी फोर्स एंड क्यू फोर्स। ठीक, मान लीजिए इस केस में हम डी पॉइंट लेते हैं और डी पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी का निकाल लें और फिर हम क्यू का निकाल लें, दोनों का अलजेब्रिक सम यानी बीजगणितीय योग। ठीक, ये किसके बराबर होना चाहिए, P और Q का जो रिजल्टेंट फोर्स है, परिणामी बल है जो P और Q का, ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेम पॉइंट D, ठीक, उसके बराबर होना चाहिए। यानी इसका मोमेंट ऑफ फोर्स प्लस इसका मोमेंट ऑफ फोर्स, दोनों का अलजेब्रिक सम, है ना, बीजगणितीय योग किस पॉइंट के अबाउट है, दोनों D पॉइंट के अबाउट। ये किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट फोर्स R जो है उसका मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट D, यानी कि P फोर्स लगा है, Q लगा है और R P और Q का परिणामी है, रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं उनका परिणामी निकालना है, तो हमने सभी फोर्सेस का x कंपोनेंट निकाला था, सभी फोर्सेस का y कंपोनेंट निकाला, फिर सारे x कंपोनेंट को ऐड किया, y कंपोनेंट को ऐड किया और उसके बाद स्क्वायर रूट का हमने फॉर्मूला लगाया था जिसके बेस पर हमने निकाला था रिजल्टेंट फोर्स। यहां आप चाहें तो उस लेंथी प्रोसेस को भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यहां उसकी लंबे प्रोसेस की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां हमने इस P भी वर्टिकली डाउनवर्ड, Q भी वर्टिकली डाउनवर्ड, तो अगर दो फोर्सेस हैं दोनों वर्टिकली डाउनवर्ड यानी y एक्सिस हम कह सकते हैं, y एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो दोनों को सीधे सीधे हम ऐड करेंगे और वो हमें रिजल्टेंट फोर्स R का मैग्नीट्यूड दे देगा। यानी इस केस में हमें R के लिए सीधे से लिखना चाहिए P प्लस Q, अपना कॉमन सेंस सब लगाएंगे और हम लिख देंगे R इज इक्वल टू P प्लस Q। ठीक है, तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। अभी डायरेक्शन तो क्लियर ही है, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं कि P भी वर्टिकली डाउनवर्ड है तो Q भी डाउनवर्ड है, यानी कि R भी उसी डायरेक्शन में होगा जिधर P और Q है, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हमने R को वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया। अभी एक पॉइंट है जो आपको यहाँ क्लियर नहीं है, यहाँ हमने C पॉइंट पे R को लगाया है ना, रॉड के A पॉइंट पर P था, D पॉइंट पर Q था, तो हमने C पॉइंट पर R को लगाया। पर ये C पॉइंट कुछ फिक्स पॉइंट होगा और हमें पता होना चाहिए कि C कहां पर होगा। तो फ्रेंड्स आपको क्लियरली बता दूं कि ये C पॉइंट हम कैसे निकालेंगे इस केस में, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ये आपने पहले से पढ़ रखा होगा, बल आघूर्ण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यानी बल आघूर्ण का सिद्धांत। यहां मैं शॉर्ट में आपको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट भी बता देती हूं, यानी क्या होता है बल आघूर्ण का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट दैट इज यूज्ड अबव, है ना। अब हम यूज करने जा रहे हैं ना वेरिग्नन थ्योरम को इस पर्टिकुलर केस में प्रूव करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यूज करेंगे। किस लिए यूज कर रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स जो R है उसकी पोजीशन यानी C पॉइंट जो हमने लिया था जहां पे R लग रहा है, वो C पॉइंट हम कैसे डिसाइड करेंगे उसकी पोजीशन बताने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यूज करेंगे। तो हमें पता तो हो कि क्या है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो फ्रेंड्स क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, इफ algebraic sum of moments of all the forces acting on a body about a point is zero. If algebraic sum of moments of all the forces acting on a body, जितने फोर्स बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं
जैसे इस केस में P और Q की हम बात कर रहे थे, तो जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सभी फोर्सेस का मोमेंट यानी टॉर्क हमें निकालना है, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सभी का अबाउट अ पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट के चारों तरफ, है ना। और अगर वो अलजेब्रिक सम गिवन पॉइंट के अबाउट 0 हो जाए, जिस पॉइंट के अबाउट हम निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ ऑल द गिवन फोर्सेस, तो वो उनका अलजेब्रिक सम उस पॉइंट के अबाउट जो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स है वो सब 0 हो जाए, देन बॉडी विल बी इन द स्टेट ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, यानी बॉडी आपकी रोटेट नहीं करेगी। जैसे अगर ये रॉड है, इसके किसी पॉइंट के अबाउट, जितने बहुत सारे हमने फोर्सेस लगाए हैं इस पे, है ना, लेकिन सबका इस पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क निकालें इन सारे फोर्सेस का और उसका अलजेब्रिक सम टॉर्क का 0 हो जाए, है ना, इसी पॉइंट के लिए जो हमने कंसीडर किया, तो आप क्या कहेंगे कि ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ गई, यानी इस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी रोटेट नहीं करेगी। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, यानी बल आघूर्ण का सिद्धांत कहते हैं इसे, ठीक है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब उस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट नहीं करेगी। अब देखिए, हम चाहे कह दें कि अलजेब्रिक सम, है ना, हम चाहे ये कह दें अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स, सभी जो टॉर्क्स हैं उन सबका अलजेब्रिक सम 0 है अबाउट द गिवन पॉइंट, तो उस पॉइंट के अबाउट, बार बार सुनिएगा, गिवन पॉइंट के अबाउट अलजेब्रिक सम ऑफ द टॉर्क इज 0, ठीक, तो उसी पॉइंट के अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा, उस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट नहीं करेगा। अब अलजेब्रिक सम 0 होने का मतलब क्या, आप जानते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स हम अलग अलग साइन के साथ लेते हैं, ठीक, यानी चाहे हम कह दें अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट इज 0 और चाहे हम कह दें टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। इफ सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स about a given point is equal to sum of clockwise moments about the same point, the body is said to be in rotational equilibrium about that point। जिस point के about हम moment of force निकाल रहे हैं उसी point के about rotational equilibrium आएगा, यानी उस point के about body rotate नहीं करेगी। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हिंदी में दे दिया है, बल आघूर्ण का सिद्धांत जिसे हमने ऊपर प्रयोग किया है वो निम्नवत है। यदि किसी पिंड पर कार्यरत सभी बलों का किसी बिंदु के परितः आघूर्णों का बीजगणितीय योग 0 हो तो पिंड घूर्णी साम्य की अवस्था में होगा, यानी रोटेशन नहीं करेगा। या फिर यदि किसी बिंदु के परितः वामावर्त बल आघूर्णों का योग उसी बिंदु के परितः दक्षिणावर्त आघूर्णों के योग के बराबर हो तो पिंड घूर्णी साम्य की अवस्था में होगा, ठीक। अब देखिए, अब उस डायग्राम पे वापस चलते हैं जहां हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब यहां देखिए, आप कॉमन सेंस यहां लगाएं, P फोर्स लग रहा है और Q फोर्स लग रहा है, जिसका हमने रिजल्टेंट निकाला R, ठीक है। अच्छा, अभी हम मान लें कि ये C पे लग रहा है, जिसको अभी हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, बल आघूर्ण का सिद्धांत यूज, जो अभी डिस्कस किया उसी को यूज करेंगे। अभी हम यहां उसी सिद्धांत को देखें। आप सोचिए, ये AB रॉड है, इसको हम C पॉइंट पर ही इसकी एक्सेस बना लें, है ना, C पॉइंट पर एक्सेस बना दीजिए, ओके, जहां पे रिजल्टेंट लगने वाला है वहीं पे हम एक्सेस बनाएं। अब आप सोचिए, ये वाला P फोर्स इसको ऐसे रोटेट कराएगा अबाउट द C पॉइंट, यानी एंटी क्लॉकवाइज, और ये Q इसको रोटेट कराएगा C के अबाउट क्लॉकवाइज, दोनों अलग अलग स्टेट में है ना, दोनों फोर्सेस। अब अगर P की वजह से मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा होगा तो इसका इफेक्ट अगर कम होगा तो बॉडी इधर रोटेट करेगी, और अगर Q का ज्यादा होगा तो इधर रोटेट करेगी, यानी नेट इफेक्ट जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग रोटेशन होगा, ठीक। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, R इज इक्वल टू P प्लस Q कहां पे लग रहा है, C पर लग रहा है, यानी P और Q का कंबाइंड इफेक्ट इस पॉइंट C पर हमें मिल रहा है, ठीक है। जो कि R है उसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब C पॉइंट पर ही हमने एक्सिस बना लिया, और आप जानते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स और या टॉर्क जब हम निकालते हैं, अगर टोटल फोर्स एक्सिस से ही पास होता है
तो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ का अगर फॉर्मूला देखें और फोर्स हमारा एक्सिस से पास हो रहा होता है, तो ये फॉर्मूला ही हमें बता देता है कि चूंकि एक्सिस से फोर्स जा रहा है, इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जीरो हो गया, यानी टॉर्क हो गया जीरो, और टॉर्क जीरो है तो बॉडी रोटेट नहीं करेगी, कि कहां, जिस एक्सिस को लिया है उसके अबाउट बॉडी रोटेट नहीं करेगी। ठीक, ये आर क्या है, पी और क्यू का रिजल्टेंट इफेक्ट है, यानी टोटल फोर्स का जो रिजल्टेंट इफेक्ट है उसी ने बता दिया कि वो सी पर लग रहा है, यानी सी के अबाउट टॉर्क हो जाएगा जीरो, है ना। अब इसको अगर पार्ट्स में आप देखें तो इसका मतलब क्या हुआ, पी का जो मोमेंट ऑफ फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्यू के मोमेंट ऑफ फोर्स के बराबर होगा। क्लियर, यानी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। क्यों, क्योंकि सी पर बॉडी बैलेंस्ड है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, और यही आपको मोमेंट, जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है यानी बल आघूर्ण का जो सिद्धांत है वो आपको यही बता रहा है कि जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, उस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, या इसी को अगर आप जानते हैं एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, तो अगर आप कहेंगे कि अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट दिस पॉइंट, जो एक्सिस लिया है वो पूरा जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है तभी ये सी के अबाउट बैलेंस है, और यही आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट था। और इसी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को हम यूज करेंगे ये सी पॉइंट जो रिजल्टेंट फोर्स की पोजीशन है उसको डिसाइड करने के लिए। क्यों, क्योंकि यहां देखिए डायरेक्टली आपने ये भी समझ लिया कि आर चूंकि रिजल्टेंट फोर्स है, और अगर सी पर ही हम एक्सिस ऑफ रोटेशन रख लें, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन सी पर रखने का मतलब क्या है कि रिजल्टेंट फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, यानी टॉर्क जीरो हो जाएगा, यानी बॉडी बैलेंस होगा। दैट मीन्स सी पॉइंट के अबाउट बॉडी बैलेंस होना ही है, वो पॉइंट जहां पे रिजल्टेंट फोर्स आर लग रहा है उसके अबाउट बॉडी बैलेंस होगी ही। तो इसका ये भी मतलब है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से कि सी के पॉइंट को अगर हम एक्सिस माने तो इसके अबाउट क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होना चाहिए। यानी एक तो कंडीशन हमने क्या देख लिया यहाँ पे, आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू लगना चाहिए, एक इक्वेशन है ना, और दूसरी कंडीशन में क्या था, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक, तो P का अगर आप मोमेंट निकालें ये वाला, तो फोर्स इनटू, देखिए टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और आर क्रॉस एफ को हम लोगों ने उस वीडियो में अगर सॉल्व किया था जो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स का है, बलाघूर्ण का है, तो आपने देखा था कि इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, यानी टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ठीक है, तो यहां देखिए ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, यानी ये डिस्टेंस सीधे सीधे परपेंडिकुलर लंबवत दूरी आ रही है, तो हमें ये आर साइन थीटा ना लिख करके हम सीधे सीधे लंबवत दूरी यहां पर लिख लें, यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये चीज हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो मोमेंट ऑफ फोर्स का यानी बलाघूर्ण का है। तो यहाँ पे P का मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है अबाउट C, तो वो P इंटू AC आ जाएगा इज इक्वल टू, अब क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स यानी Q इंटू DC आ जाएगा, एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशंस को यूज करना है, और इस पर्टिकुलर केस के लिए हमें वेरिग्नन थ्योरम को प्रूव करना है। ठीक, तो C पॉइंट तो हमने सिर्फ मोमेंट ऑफ फोर्स, यहाँ जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लिया है उसके बात करने के लिए लिया। अब हम वेरिग्नन थ्योरम पे आते हैं, और वेरिग्नन थ्योरम क्या कहता है, वेरिग्नन थ्योरम कहेगा कि जो एक पॉइंट हमें सेलेक्ट करना है, अब हम C पॉइंट नहीं ले रहे हैं, है ना, C एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर रिजल्टेंट R लग रहा है, उसको डिसाइड करना था, इसीलिए हमने C पॉइंट के अबाउट जो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगा करके C को डिसाइड कर लिया, इक्वेशन 2C। अब वेरिग्नन थ्योरम के लिए हम यहां हमने कहा था दो कंडीशन आएंगी पॉइंट D को सेलेक्ट करने में, D को सेलेक्ट करके हम वेरिग्नन थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो दो पॉइंट कौन से, एक तो P और Q जहां लग रहा है यानी A और B पर, है ना, A B से बाहर हम अगर D पॉइंट सेलेक्ट करें जो इस केस में दिख रहा है, और दूसरा हम एक और लेंगे इसके बाद जहां A और B, जहां पे P और Q लग रहा है
उसके अंदर हम डी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। और दोनों ही केस में हम ये प्रिंसिपल ऑफ वेरिग्नन थ्योरम यहां पर प्रूव करेंगे दोनों ही केसेस में। ठीक है, हमें इन दोनों ही केस में वेरिग्नन थ्योरम को प्रूव करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ वेरिग्नन थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दो इक्वेशंस तो आपने अच्छे से समझ ली। अब वेरिग्नन थ्योरम आपसे क्या कहेगा, वेरिग्नन थ्योरम कहता है, हमने क्या किया, ए बी से बाहर ये डी पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, तो वेरिग्नन थ्योरम क्या कहेगा, डी के अबाउट पी का जो टॉर्क है और क्यू का जो टॉर्क है, इन दोनों का अलजेब्रिक सम है ना, किसके बराबर होना चाहिए, दोनों फोर्सेस यानी पी और क्यू का जो रिजल्टेंट है उसका जो टॉर्क आएगा अबाउट द सेम पॉइंट डी, उसके बराबर होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि P का D के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स, सीधे से निकाल के देखिए अभी जितना हम लोगों ने रिवाइज किया उसी के बेस पर, तो P इंटू ए डी, P फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब हमने D लिया है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उससे डिस्टेंस आएगी AD, यानी P इंटू AD। ठीक है, D के अबाउट ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव। Q का निकालें अगर, तो Q भी देखिए एंटी क्लॉकवाइज, ये भी पॉजिटिव होगा। तो अगर दोनों का अलजेब्रिक सम लेना है तो यहां पहले से प्लस लगा दें, क्या आ जाएगा, Q इंटू BD। ओके, ये आगे P और Q ही लग रहे थे, ये टोटल हो जाएगा आपका अलजेब्रिक सम ऑफ द टू मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ द टू इंडिविजुअल फोर्सेस P एंड Q। ठीक, अब हमें प्रूव करना है कि ये किसके बराबर होना चाहिए। तो रिजल्टेंट फोर्स जो R है, R का D के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स यानी R इंटू CD, ये इससे हमें ये प्रूव करना है। ठीक, और इसको प्रूव करना भी बहुत आसान है, हम यहीं पे कर लेते हैं और आगे हम आपको पूरा सॉल्व भी देने वाले हैं, इसलिए अभी समझ लीजिए, आगे हम आपको पूरा सॉल्व दे देंगे। अब P इंटू AD जहां पर है उसको आप क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं P इंटू AD, क्या आ जाएगा, AC प्लस CD। देखिए AC प्लस CD, क्यों, क्योंकि हमें R के टर्म्स में जाना है। R कहां पे है, C पॉइंट पर है ना R, इसलिए हमने डिस्टेंस को भी C पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखना शुरू कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा, P इंटू AC प्लस CD, ब्रैकेट बंद करिए, प्लस Q इंटू, अब BD को कैसे लिखें, तो BD को भी C के टर्म्स में लिखना है, यानी CD माइनस BC, ये तोड़ना पड़ेगा, यहां पे आ जाएगा CD माइनस BC, है ना, इस पूरे CD में से BC माइनस कर दिया तो आपको BD के बराबर ये मिल जाना है। ठीक, अब इनको ब्रैकेट को ओपन करके थोड़ा सा बस रीएडजस्ट करना होगा हमें। कैसे रीएडजस्ट करें, तो देखिए दोनों में CD कॉमन है ना, CD कॉमन है तो ये P इंटू CD बनेगा प्लस Q इंटू CD बनेगा। ठीक, P इंटू CD प्लस Q इंटू CD। ओके, बाकी को एक साथ लिख दीजिए, प्लस P इंटू AC, अच्छा ये वाला बनेगा माइनस, यहाँ पे माइनस साइन है ना इसलिए माइनस आएगा, माइनस Q इंटू BC। ठीक, अब देखिए जरा सा, P इंटू AC बराबर Q इंटू BC, अगर इसकी जगह पे भी Q इंटू BC लिख दें तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, बचेगा क्या हमारा, ये वाला टर्म बचेगा जिसमें CD कॉमन है, तो P प्लस Q इंटू CD, और इस इक्वेशन 1 से P प्लस Q कितना है, R के बराबर है, यानी R इंटू CD। ठीक, और ये क्या हो गया, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ रिजल्टेंट R अबाउट CD, और यही था हमारा वेरिग्नन थ्योरम। किस केस में हमने इसको प्रूव किया है, इसको हमने प्रूव किया है जब AB से जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है D, वो हमने बाहर ले रखा है। ठीक है, AB से पॉइंट D को हमने बाहर ले रखा है, उस केस में हमने इसको प्रूव किया है। ठीक है, इसका आपको हम रिटन मटेरियल दे देते हैं और फिर हम इसी का
अभी सेकंड पॉइंट प्रूव करेंगे जिसमें हमने डी पॉइंट को ए बी के बीच में लिया होता है। बिल्कुल, अगर ये चीज समझ में आ गया तो उसको समझना भी बहुत आसान है, बड़े आसानी से उसको समझ लेने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका रिटन मटेरियल आपको हमने दे रखा है। टू फोर्सेस आर लाइक एंड पैरेलल, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जिस डायग्राम पर डिस्कस किया उसी की बात की गई है कि P एंड Q हैं जो एक्ट कर रहे हैं A और B पॉइंट पर रिस्पेक्टिवली। रिजल्टेंट उसका किस पॉइंट पर आ रहा है? रिजल्टेंट पॉइंट C पर आ रहा है। और वेरिग्नन थ्योरम प्रूव करने के लिए पॉइंट D हमने सेलेक्ट किया जिसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे, और इसी का ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए लिया हुआ है। फिर देखिए पॉइंट D इज आउटसाइड द AB, ओके, इसी चीज को अभी हमने प्रूव किया था। ये कंडीशन आप समझ के मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है R इज इक्वल टू P प्लस Q। फिर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो आपको मैंने समझाया था वो क्या हो जाएगा, उसको हमने लगाया तो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा जिसको हम यूज करेंगे इस केस के लिए वेरिग्नन थ्योरम प्रूव करने में। ठीक है, अब हमें क्या करना है अकॉर्डिंग टू वेरिग्नन थ्योरम, जो हमें प्रूव करना है तो उसको प्रूव करने के लिए P और Q जो दो अलग अलग फोर्सेस हैं उनका पॉइंट D के अबाउट हम टॉर्क यानी मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे और उसका अलजेब्रिक सम लेंगे। आपने देखा था दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज थे, यानी दोनों को हमने पॉजिटिव लिया और सीधे सीधे ऐड कर दिया। AD को हमने भी ब्रेक किया था AC प्लस CD में, इसी तरह से BD को भी ब्रेक किया था CD माइनस BC में, और इसको हमने रीएडजस्ट किया था। फिर यहाँ पर हमने इसको रीएडजस्ट करके इस टर्म को भी इसके इन दोनों टर्म्स को साथ में लिया था और इसको साथ में कर लिया था। फिर यहाँ पे आप देखिए अगर हम ये इक्वेशन 2 अप्लाई करते हैं तो ये P इंटू AC और Q इंटू BC का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाता है, लेकिन एक प्लस है एक माइनस, इसलिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये वाला R के बराबर हो जाएगा, यानी हमें ये क्या मिल जाएगा R इंटू CD, और वो क्या है मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट R अबाउट D। इसका मतलब क्या है, हमने P और Q दो फोर्सेस का मोमेंट का अलजेब्रिक सम लिया अबाउट D, वो किसके बराबर आ गया, जो रिजल्टेंट R है उसका मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट D, और यही तो था वेरिग्नन थ्योरम। ठीक है, अब ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने यहाँ पे दे रखा है, वही चीज जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो नोट कर लें, बिल्कुल इसी तरीके से इसको लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, है ना। देखिए अगर आपने नोट कर लिया है तो हम इसे नीचे और दिखा देते हैं आपको, कंप्लीटली इसको नोट करिए आप, और ये आपका लास्ट में यहां तक आपको कंप्लीट करना है। तो ये तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हो गया। अब हमें कंडीशन क्या प्रूव करनी है, हमें वो केस प्रूव करना है जहां पर ए बी से बाहर की तरफ, है ना, लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। अभी ए बी से बाहर डी था, अब हमें ए बी से अंदर डी लेना है, यानी हमें ये वाला केस लेना है और वही चीजें प्रूव करनी है। तो यहाँ पर भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी जब डी पॉइंट है इनसाइड ए बी, ओके, डी पॉइंट इनसाइड ए बी है, तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग तो ये R तो वैसे ही जैसे अभी आपने निकाला था, R इज इक्वल टू P प्लस Q, है ना, क्योंकि P भी और Q भी सेम डायरेक्शन में है तो उसका R हमें मिल जाएगा। फिर यहाँ पर भी R की पोजीशन को डिसाइड करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ही लगाएंगे, तो यहाँ पर भी C के अबाउट क्या आएगा, P इंटू AC इज इक्वल टू Q इंटू BC, ये तो यहां पर भी आना है। ठीक है, बस इसमें हमें ध्यान क्या देना है कि अब हम आगे चलेंगे वेरिग्नन थ्योरम प्रूव करना। और वेरिग्नन थ्योरम क्या कहता है, वेरिग्नन थ्योरम कहता है आपसे कि गिवन पॉइंट के अबाउट दो फोर्सेस P और Q का जो मोमेंट ऑफ फोर्स है उसका अलजेब्रिक सम किसके बराबर होना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स R का जो मोमेंट ऑफ फोर्स है उसी पॉइंट के अबाउट
उसके बराबर होना चाहिए। ठीक, तो अब हम डी पॉइंट अब हमें कहाँ लेना है, ए बी के अंदर, जिसके अबाउट हम वेरिग्नन थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो देखिए डी पॉइंट आपने देख लिया। अब यहाँ डी पॉइंट के अबाउट देखिए, जो पी का मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा वो ऐसे चलेगा, ऐसे घुमाएगा ए बी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ए बी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की टेंडेंसी करेगा, और जो बी पॉइंट आपने लिया, बी पे फोर्स लग रहा है, वो डी के अबाउट ऐसे घुमाएगा, यानी क्लॉकवाइज। दोनों की डायरेक्शन अलग हो गई, यानी एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, लेकिन क्लॉकवाइज यहाँ पे नेगेटिव लेना होगा अबाउट द डी, है ना। सी की बात नहीं कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से निकाला गया है। अब इसके अबाउट हम वेरिग्नन थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं। तो अगर डी के अबाउट वेरिग्नन थ्योरम प्रूव करना है तो पी का मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट डी निकालें जरा सा, फिर क्यू का निकालें, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है, पी वाला एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको पॉजिटिव लेंगे, और क्यू वाला क्लॉकवाइज है तो इसको नेगेटिव लिखेंगे अलजेब्रिक सम में। ठीक है, तो अगर अलजेब्रिक सम में निकालना था तो कितना आएगा यहाँ पे, P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस AD, है ना, तो AD लिख दें यहाँ पे, माइनस क्लॉकवाइज है चूंकि तो माइनस आ जाएगा। इसी तरह से Q इंटू ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये आ जाएगी BD। ठीक है, अब देखिए फिर हमें क्या करना, रिजल्टेंट की तरह प्रूफ करना है ना, इसे R इंटू CD प्रूफ करना है जैसे पहले किया था। तो यहाँ पर चूंकि C के रेस्पेक्ट में हमें डिस्टेंस को लेकर जाना है, तो AD को जरा ब्रेक करें C के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाना चाहिए, P इंटू AD को हम क्या लिख सकते हैं, AD को हम लिख सकते हैं AC प्लस CD, है ना। AD को हम लिख सकते हैं AC प्लस CD, तो AD को लिख दीजिए AC प्लस CD, माइनस Q इंटू क्या है BD, और BD को C पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर लिखना चाहें तो BD क्या बन जाएगा, BC माइनस CD। ओके, BC माइनस CD, ओके, ये BC माइनस CD करेंगे तो BD बच जाएगा। ठीक है, BC में से CD निकाल दीजिए तो BD बच जाता है। बस इसको हमें थोड़ा सा रीएडजस्ट करना है। ठीक है, रीएडजस्ट में आप क्या करेंगे, P इंटू AC प्लस P इंटू CD माइनस Q इंटू BC प्लस Q इंटू CD। ओके, प्लस माइनस का आप ध्यान रखेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो इतना आ गया आपके पास। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए CD का टर्म एक ये है, एक ये है, ये CD कॉमन है, तो इन दोनों को अगर हम साथ में लेते हैं यहाँ पर तो P प्लस Q इंटू CD एक बन जाएगा। ओके, रिमेनिंग टर्म क्या बनेगी, रिमेनिंग टर्म बनेगा P इंटू AC माइनस Q इंटू BC। ठीक है, बनेगा P इंटू AC माइनस Q इंटू BC। अब यहां से देखिए P इंटू AC किसके बराबर है, Q इंटू BC, तो अगर इसकी जगह Q इंटू BC रखें तो ये एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, R इंटू CD, और R इंटू CD का मतलब D के अबाउट रिजल्टेंट R का टॉर्क, है ना, जो किसके बराबर है, जो दोनों फोर्सेस P और Q थे उनका D के अबाउट टॉर्क का अलजेब्रिक सम के बराबर है। तो यही तो होता है आपका वेरिग्नन थ्योरम, जो इस केस में भी आपने प्रूव कर लिया है। अब इसी चीज को हम आपको इसका नोट्स भी दे देते हैं, दोनों मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम की स्टूडेंट्स के लिए हम इसका प्रूफ भी आपको दे रहे हैं। ठीक है, पॉइंट डी आउटसाइड था, यहाँ पे डी आउटसाइड है, ये वाला पॉइंट डी इज इनसाइड ए बी। ओके, लाइक एंड पैरेलल फोर्सेस हैं एंड डी इनसाइड ए बी है। फॉर लाइक एंड पैरेलल फोर्सेस
जबकि डी है इनसाइड ए बी, जो केस अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो देखिए उसमें ये हम लोगों ने निकाला ही है, फिर ये इक्वेशन लिया है, फिर देखिए एक एंटी क्लॉकवाइज था, एक क्लॉकवाइज था, जिसका हमने अलजेब्रिक सम किया था, तो हमें इस तरीके की इक्वेशन मिल गई थी। ठीक है, ये अभी हम लोगों ने किया है, तो इसको बार बार बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे वो मोमेंट ऑफ फोर्स वाली इक्वेशन 2 को हमने यूज किया, तो उसको यूज करने से हमें ये रिजल्ट मिल जाता है, यानी मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट आर अबाउट डी के बराबर आ जाता है। तो हमने क्या प्रूव किया, इस वैल्यू को यानी P और Q का जो मोमेंट ऑफ फोर्स है अबाउट D, उसका अलजेब्रिक सम P और Q का जो रिजल्टेंट R है उसका मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट D के बराबर है, और यही होता है वेरिग्नन थ्योरम। और यही चीज हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये दे रखा है, तो ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ से पूरा कर सकते हैं। नोट कर लिया होगा, ये बाकी का पार्ट भी है आपके पास, आप इसको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये तो आज के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया लाइक एंड पैरेलल फोर्सेस के लिए वेरिग्नन थ्योरम को हमने प्रूव किया है। अब अगला केस जो हम लोग लेंगे वो अनलाइक एंड पैरेलल फोर्सेस के लिए वेरिग्नन थ्योरम को प्रूव करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए इसी सीरीज का अगला वीडियो आप देखिए हमारे साथ। आज के वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।